फर्स्ट ऑफ ऑल पाचन क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें पाचन की, क्यों करना पड़ता है हमें पाचन, पाचन के बिना मजा क्यों नहीं आता जिंदगी में, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, मानव लगातार काम करता है, मानव एक क्रियाशील प्राणी है। कोई मजदूरी करता है, कोई पढ़ाता है हमारी तरह, कोई गवर्नमेंट जॉब पे होता है, कोई जो होता है वो तरह तरह के मतलब लोग अलग अलग काम करते हैं। महिलाएं घरों में काम करती हैं, है ना, खाना वाना बनाती हैं, सब काम करती हैं। तो मानव क्रियाशील प्राणी है। अपनी जीवन यापन के लिए, पेट पालन के लिए मानव क्या करता है, लगातार कार्य करता है। और कार्य, आपने एक चीज सुनी होगी कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के इक्विवेलेंट क्वांटिटीज है। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य राशियां हैं, यानी कि कार्य करते रहने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एनर्जी कहां से आएगी, तो वो एनर्जी के बारे में आपने एक चीज सुनी होगी, एनर्जी ना तो जनरेट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, केवल कन्वर्ट की जा सकती है। मतलब आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, जो कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसे बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्ट करने का मतलब है आपको आपके लिए एनर्जी चाहिए तो आप कहीं से पैदा नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं से कन्वर्ट करोगे। तो वो कन्वर्ट हम किससे करते हैं, फूड से। हम क्या लेते हैं बताइए, भोजन लेते हैं। अब भोजन आपकी बॉडी में गया तो भोजन के साथ कौन सी एनर्जी आपके आने वाली है, केमिकल एनर्जी भोजन में आने वाली है। क्लियर, ठीक है। अब इस केमिकल एनर्जी को आपने काम में लिया, रासायनिक ऊर्जा को काम में लिया। काम में कैसे लोगे, आप क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन करोगे, इसका ऑक्सीकरण करोगे। क्या करोगे बताइए, ऑक्सीकरण। और आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ऑक्सीडेशन बताइए किसकी हेल्प से होगा, ऑक्सीजन की हेल्प से होगा। ऑक्सीजन आप किस प्रक्रिया के द्वारा बॉडी के अंदर लोगे, रेस्पिरेशन के द्वारा, श्वसन के द्वारा। समझना चीजों को, बड़े प्यार से एक एक करके चीजों को समझा रहा हूं। तो देखिए समझिएगा, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा के लिए साहब हम खाना खाते हैं। खाना जब खाते हैं तो उसका ऑक्सीकरण किया जाएगा किस क्रिया के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा। हम ऑक्सीजन बॉडी में लेते हैं और जो भोजन हमारे पास आया है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडेशन करते हैं कहां पर, प्रत्येक कोशिका में, ईच सेल। हमारी जो प्रत्येक कोशिका है वहां क्या किया जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वहां पर क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। वहां पर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और आपको क्या मिल जाती है बताइए, फाइनली एनर्जी मिल जाती है। और उस एनर्जी को आप भाई फूड के रूप में आपने केमिकल एनर्जी ली और उसको रेस्पिरेशन के द्वारा आपने एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब इस एनर्जी को आप वर्क के रूप में, कार्य के रूप में काम में लोगे। जैसे आज दिन में मैंने भोजन किया तो मैं उस भोजन की एनर्जी के कारण मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, बोल पा रहा हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं, वर्क कर पा रहा हूं, ऑफिस में भी काम किया, स्टूडियो में भी काम किया। क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद उसको क्या किया बताइए, मैंने ऑक्सीडाइज किया। अब बात यह बनती है कि सर इस पूरी प्रोसेस में गुरुजी पाचन किधर है, वेयर इज डाइजेशन, पाचन कहां है। तो हम ये चीज समझेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं, ये भोजन जो होता है इसमें जटिल पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, जटिल पदार्थ पाए जाते हैं। और इन जटिल पदार्थों से ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्राप्त कर पाना हमारी बॉडी के लिए क्या नहीं है बताइए, हमारी बॉडी के लिए आसान नहीं है, हमारी बॉडी के बस का नहीं है। यानी कि जो हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, कोई भाई साहब डोसा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई सैंडविच खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई कचौड़ियां पेल रहा है भाई साहब, कोई क्या कर रहा है, कोई मिर्ची बड़ा खा रहा है, कोई ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, कोई घी पी रहा है, कोई घी बूरा खा रहा है, कोई भाई साहब नॉनवेज उड़ा रहा है। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सरल तो ग्लूकोज है जो तुरंत आपको एनर्जी दे देता है। इसीलिए जब आपको तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, चक्कर आ रहे हो, एकदम लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे हो, पानी की कमी हो गई हो बॉडी में, एनर्जी नहीं हो एकदम, तो आपको क्या कर देते हैं, आपको ग्लूकोज पिला देते हैं। ग्लूकोज के डब्बे के ऊपर लिखा रहता है ग्लूकोन डी, तुरंत शक्तिदायक, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स।
क्यों? क्योंकि वो आपको तुरंत से एनर्जी दे देता है। तो जितना सरल आप खाओगे उतना आपको जल्दी से एनर्जी मिल जाएगी, और अगर जटिल खाओगे तो एनर्जी या तो देरी से मिलेगी और ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनको डाइजेस्ट कर पाना बॉडी के लिए क्या नहीं होता, बताइए? बॉडी जो है उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बॉडी के लिए आसान नहीं होता डाइजेस्ट करना। तो जो हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर पाना हमारे शरीर की क्षमता के बाहर है। इसीलिए दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जो जटिल भोज्य पदार्थ है, उसको क्या किया जाता है? सरल में तोड़ा जाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में क्या किया जाता है? ब्रेकिंग की जाती है, ब्रेकडाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। और तोड़ने की जो प्रोसेस है उसी को आप क्या कह देते हैं दोस्तों? पाचन कह देते हैं। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में बात कहूं कि भैया आप पहले खाना खाते हैं, खाने में जटिल जटिल कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में तोड़ते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? डाइजेशन के द्वारा। अब जब सिंपल आ गया तो जो सिंपल आया, सरल आया, उस सिंपल का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, और अब आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। मतलब भोजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए पहले पाचन यानी डाइजेशन सही से होना चाहिए, और फिर डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन, श्वसन ढंग से होना चाहिए, तब जाके आपको एनर्जी प्रॉपर मिलेगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। पीडीएफ डल चुकी है, पीडीएफ डल चुकी है। अभी एप्लीकेशन पर आपके लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी आप जुड़े हो, तो एक दो दिन में आप एप्लीकेशन के फैमिलियर हो जाओगे, और जब आप एप्लीकेशन के फैमिलियर हो जाओगे तो आपको चीजों को सर्च करने में, चीजों को ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। नोटबुक में कुछ नहीं लिखना है। ऑल थिंग्स, ऑल मटेरियल will be given to you in PDF फॉर्मेट। सब कुछ आपको PDF फॉर्म में हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे कि यहां तक की बात आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। आप एक बार मुझे जो है बता दीजिएगा। चलिए क्लियर, कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो हमें पाचन की जरूरत क्या पड़ी? पाचन क्या है? पाचन दोस्तों एक विखंडन प्रक्रिया है। डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन पॉलिसी। डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन प्रोसेस। क्लियर? पाचन जो है एक तोड़ने की प्रक्रिया है, विखंडन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया बताइए? विखंडन। विखंडन का मतलब ब्रेकडाउन, जिसमें आप चीजों को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो, और तोड़कर उनको जटिल से किस में कन्वर्ट कर रहे हो? सरल में। तोड़ने के लिए जल की जरूरत पड़ती है, इसलिए पाचन कैसी प्रोसेस है? हाइड्रोलाइटिक। पाचन एक जल अपघटनीय प्रक्रिया है, जिसमें जटिल पदार्थों को डाइजेस्ट करने के लिए क्या ऐड किया जाता है? वाटर ऐड किया जाता है। हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है, जल अपघटनीय प्रक्रिया है पाचन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जीके एंड करंट अफेयर्स बहुत ही जल्दी आपके स्टार्ट हो जाने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जैसे आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं, जीके और करंट अफेयर्स की भी एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया यहां तक। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे तो डाइजेशन दोस्तों दो टाइप का होता है। क्लियर? पाचन कितने प्रकार का? दो टाइप का। मैं मानव पे बाद में आऊंगा, पहले मैं सभी जीवों की बात कर रहा हूं। फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स पाचन दो टाइप का होता है दोस्तों। एक एक डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जब आप पढ़ेंगे डेटा तो मैं आपको फुल ये एश्योर करता हूं कि आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर चले जाइएगा, आपको कंटेंट के मामले में यहां से बेटर एक्सपीरियंस कहीं पर नहीं मिलेगा, यहां से बेटर सेटिस्फेक्शन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। दैट्स माय प्रॉमिस। तो पाचन दो टाइप का है मेरे भाइयों। एक तो है अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? बात समझ में नहीं आ रही है, समझाएंगे। दूसरा है बाह्य कोशिकीय पाचन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पूरा फोकस्ड है हम लोग, टेंशन मत लीजिए। देखिएगा, देखिए एक होता है आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? और एक हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखिएगा दोस्तों क्या होता है, कुछ जो कम विकसित जीव हैं, जो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं,
उनमें क्या होता है, उनमें डाइजेशन के लिए ऑर्गन्स नहीं बने हुए हैं, डाइजेशन के लिए अंग नहीं बने हुए हैं। हमारी बॉडी में अंग बने हुए हैं जिसमें कोशिकाओं की दीवारें बनी हुई है और उन दीवारों से कवर्ड एक स्पेस है, उस स्पेस में डाइजेशन होता है। कोशिका के अंदर नहीं होता, सेल के अंदर नहीं होता, सेल के बाहर होता है। जैसे समझिए ये सेल्स ने ये दीवार बना दी, इस दीवार में से तरह तरह के एंजाइम्स, तरह तरह के केमिकल्स निकल रहे हैं डाइजेशन के लिए। और डाइजेशन कहां पर हो रहा है बताइए, डाइजेशन इस एरिया में यहां पर हो रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब है सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, कोशिकाओं से घिरा हुआ एक एरिया है जिसको आप ऑर्गन कह रहे हो, अंग कह रहे हो। अंग ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारी सेल्स हैं और उन सेल से कवर्ड एक अंदर स्पेस है, उस स्पेस में क्या हो रहा है बताइए, डाइजेशन हो रहा है। लेकिन जो कम विकसित जीव हैं, जो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कम विकसित जीव हैं, उनके अंदर जो डाइजेशन है वो कोशिका के अंदर होता है। तो यदि पाचन कोशिका के अंदर, यदि पाचन सेल के अंदर, यदि पाचन कोशिका के अंदर खाद्य रिक्तिका में हो, बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी सेल्स में क्या पाई जाती हैं, फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिकाएं। ये खाद्य रिक्तिकाएं क्या होती हैं? ये छोटे छोटे होलो स्पेस है, खोखले स्थान हैं जिनमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि ये बहुत ही लेस डेवलप्ड, बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रिमिटिव का मतलब बहुत ही कम विकसित जीव हैं जो कि बहुत ही लिटिल अमाउंट में, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में पोषण लेते हैं और वो छोटे छोटे जो न्यूट्रिशंस हैं वो इन फूड वैक्यूल्स में, इन रिक्तिकाओं में, इन खाली स्थानों में जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात इंपॉर्टेंट है। तो जब आप जंतु जगत पढ़ेंगे तो आप 4 ग्रुप पढ़ेंगे। पहला आप पोरीफेरा में कौन आते हैं आपके? स्पंज आते हैं। दूसरा प्रोटोजोआ में आप क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ में आपका आ जाता है अमीबा, प्रोटोजोआ में आपका आ जाता है प्लाज्मोडियम। क्लियर? ये किस में आ जाते हैं? प्रोटोजोआ में। तीसरा सीलेंट्रेटा में आपका आ जाता है हाइड्रा। क्लियर? और चौथा प्लेटीहेल्मिन्थेज, जिसमें आती हैं क्रमियां, जिसमें आते हैं चपटे क्रमी, फ्लैट वर्म्स, चपटे क्रमी, फ्लैट वर्म। इन सब के अंदर बताइए किस टाइप का डाइजेशन है? इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, यानी इनके अंदर अलग से कोई ऑर्गन नहीं बने हुए, पाचन के लिए अलग से अंग नहीं बने हुए। इनके अंदर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है, फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं जिनके अंदर डाइजेशन होता है। जब बात करेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन, तो पाचन कहां होता है? पाचन कोशिका के बाहर होता है। पाचन कोशिका के बाहर होता है तो याद रखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेज से लेकर, एग्जाम्पल में आप क्या याद रखेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेज से लेकर कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थेज से लेकर कॉर्डेटा। इस बीच में आपके कौन कौन आ जाते हैं? इस बीच में आपके ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट वर्ग आ जाता है, कीटों का वर्ग है। दूसरा आपका आ जाता है मोलस्का, जिसमें शंख, मोती, घोंगे, स्नेल्स वगैरह आ जाते हैं। तीसरा एनेलिडा, जिसमें केंचुए वगैरह आते हैं। ये हम एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये 4 नाम याद रखिएगा। कौन कौन से बताइए, कौन कौन से याद रखेंगे? पोरीफेरा में स्पंज, प्रोटोजोआ में अमीबा, प्लाज्मोडियम, सीलेंट्रेटा में हाइड्रा याद रख लीजिएगा और प्लेटीहेल्मिन्थेज में चपटे क्रमी। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेज है, यहां से क्या है, अंग बनना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, आप जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जंतुओं का वर्गीकरण, तो आप समझेंगे पहली बार अंग बनने की नेचर, ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो प्लेटीहेल्मिन्थेज से, चपटे क्रमियों से स्टार्ट होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज ग्रुप के कुछ मेंबर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आपको अंतःकोशिकीय पाचन मिलेगा और कुछ मेंबर्स में आपको बाह्य कोशिकीय पाचन मिलेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज ग्रुप में आप अंतः प्लस बाह्य दोनों ही टाइप का डाइजेशन पढ़ोगे कि भैया जो चपटे क्रमी होते हैं उनमें अंतःकोशिकीय, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ही टाइप का डाइजेशन दोस्तों मिल सकता है। बात समझ में आएगी या नहीं आएगी? जवाब दीजिएगा। क्लियर? तो चलिए, कोई दिक्कत आपको? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। डाइजेशन 2 टाइप का है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन यदि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो सेल्स के अंदर होती है, क्योंकि बहुत सारे जंतु, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत ही लेस डेवलप्ड हैं, जिनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते।
हमारी बॉडी में हर चीज के लिए अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग अंग है, लेकिन ये जो जीव हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है बेचारे, इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन नहीं है। तो इनके अंदर क्या होता है कि सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो छोटी मोटी जगहों पे होती हैं। तो पोरीफेरा में आते हैं स्पंज, प्रोटोजोआ में अमीबा, प्लाज्मोडियम, सीलेंट्रेटा में आपका हाइड्रा और प्लेटीहेल्मिन्थिस में चपटेक्रमी आते हैं, जिनमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है। क्लियर। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा में मानव भी आ जाता है। तो मानव में कैसा पाचन है बताइए? बाह्य कोशिकीय पाचन है, यानी कि कोशिका के बाहर क्या होता है? डाइजेशन होता है। अलग अलग अंग हमारी बॉडी में इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो होते हैं वो आपको चीजों को समझने में हेल्प करते हैं। बाकी तो सब कुछ हमारे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत आई यहां तक? आगे बढ़ूं? चलिए अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं मैं। मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों, वो मुख से चालू होता है, ये माउथ से चालू होता है और कहां तक जाता है बताइए? माउथ से चालू होके लास्ट में एनस तक जाता है। एनस बोलते हैं गुदा को। क्लियर। मुख से आप क्या करते हो? इनटेक करते हो। मुख से आप क्या करते हो? भोजन को अंतः ग्रहण करते हो, भोजन को इनटेक करते हो, भोजन को लेते हो। क्लियर। और गुदा के द्वारा आप जो अपचित पदार्थ है उसको एक्सक्रेशन कर देते हो, उसका बहिक्षेपण कर देते हो, यानी मल त्याग कर देते हो। मल को शरीर से बाहर त्याग देते हो गुदा के द्वारा। क्लियर, समझ में आई बात? अब मुख के बाद जो आपका मुख है वो कहां खुलता है? वो मुख गुहा में खुलता है। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी आपको। मुख गुहा मतलब वक्कल कैविटी। वक्कल कैविटी मतलब जब आप जो मुंह वाला पार्ट है, ये लिप्स, इनको खोलोगे ऐसे, तो अंदर वाला जो पूरा आपको सिस्टम दिखेगा वो वक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी है। और ओरल कैविटी में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी बच्चों? ओरल कैविटी में आपको टीथ देखने को मिलेंगे, दांत देखने को मिलेंगे, आपको टंग देखने को मिलेगी, आपको दोस्तों जीभ देखने को मिलेगी, और आपके सैलाइवरी ग्लैंड्स, ये आप देख नहीं पाओगे लेकिन महसूस कर सकते हो। सैलाइवरी ग्लैंड्स मतलब कि लार ग्रंथियां। ठीक है, आपके क्या पाई जाएंगी बताइए? लार ग्रंथियां पाई जाएंगी। लार ग्रंथियां क्या होती हैं? जैसे ही आप खाना खाने की तैयारी करते हो या पसंदीदा चीज देखते हो, तो आपके जो सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं, कहां होती है, तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो लार ग्रंथियां वो लार को रिलीज करती हैं, सैलाइवा को रिलीज करती है, जो भोजन को पचाने में आपको क्या करता है? हेल्पफुल होता है। तो तीन चीजें आप वक्कल कैविटी में देखोगे, तीन चीजें। ठीक है, चलिए वक्कल कैविटी आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला वक्कल कैविटी के बाद आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे दोस्तों फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होती है सर? फेरिंग्स होती है ग्रसनी। और ग्रसनी जो है ये कॉमन पाथ है, ये कॉमन पार्ट ऑफ फूड एंड एयर। समझिएगा इस बात को, यानी ये भोजन और वायु का कॉमन पाथ है, यानी कि ये वो जगह है जहां पर भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये आपके गले में वो वाला पार्ट है। आप ये चीज तो आप समझ पा रहे हैं कि आप भोजन खाते हैं, क्लियर, ऊपर से आप सांस लेते हैं, लेकिन मुंह से भी आप सांस ले सकते हैं। इसका मतलब आप एक चीज तो महसूस कर पा रहे होंगे कि यार कहीं ना कहीं मुंह वाला रास्ता भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाके मिलता है जो कि श्वास नली में, जो आपके ट्रेकिया में जाके मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक जगह है आपकी जहां पे क्रॉसिंग होती है। वो क्रॉसिंग क्या बताइए? फेरिंग्स। अब ग्रसनी के बाद भोजन चला जाता है भोजन नली में, और जो एयर है वो चली जाती है श्वास नली में। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम ग्रसनी को किसमें खोल देंगे? हम ग्रसनी को खोलेंगे ग्रास नाल। ग्रास नाल को इंग्लिश में ईसोफेगस, इधर कहते हैं ग्रसिका, ईसोफेगस, ग्रसिका। दोस्तों 25 सेंटीमीटर की एक ट्यूब है और इसको आप भोजन नली कहते हो। क्या बोलते हो दोस्तों? भोजन की नली। क्लियर। ये लगभग आपके यहां से चालू होती है और यहां स्टमक तक जाती है ये। ठीक है, तो मतलब आप गले जो भी चबाएंगे वो गले में, जैसे आपने निगलते वो किस में गिर जाएगा? वो भोजन नली में, ईसोफेगस में गिर जाएगा, और ईसोफेगस में से वो गिरता हुआ सीधा स्टमक में पहुंच जाएगा। चौथे नंबर पर जो चीज आप पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे बताइए? स्टमक। स्टमक क्या है? आपका आमाशय। ग्रसनी को स्टमक से कौन जोड़ता है? भोजन की नली। ये बिल्कुल ऑर्डर में है, ये आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। स्टमक जो होता है वो जे आकृति का होता है, जे शेप्ड होता है बच्चों। और स्टमक के तीन पार्ट में आपको बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ाऊंगा, ये याद रखिएगा। स्टमक का पहला पार्ट है कार्डिक,
स्टमक का दूसरा पार्ट है फंडिक और स्टमक का तीसरा पार्ट है बच्चों पाइलोरिक। कितने पार्ट है स्टमक के? 3, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। अभी जो पाइलोरिक वाला पार्ट है ये किस में खुलेगा? छोटी आंत में। तो 5वें नंबर पर आप पढ़ोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, क्लियर। और जो छोटी आंत है बच्चों, ये छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। सबसे लंबा भाग है लगभग 6.5 मीटर का। छोटी है नाम से, लेकिन लंबाई सबसे ज्यादा है। तो इसलिए क्योंकि दोस्तों छोटी आंत और बड़ी आंत में से जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है, सरफेस एरिया, वो बड़ी आंत का ज्यादा है, इसलिए उसको बड़ी बोला है। लंबाई किसकी ज्यादा है? छोटी आंत की। क्लियर। तो छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर है। इसके भी 3 पार्ट है। कौन कौन से देखिएगा। इसका पहला पार्ट है डूडोनियम। डूडोनियम को बोलते हैं ग्रहणी, ग्रहणी। क्लियर। दूसरा पार्ट है डूडोनियम के बाद है जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा पार्ट है इलियम। डूडोनियम, जेजुनम, इलियम। ठीक है। इनको मैं एक बॉर्डर के अंदर बंद कर देता हूं। ठीक है। डूडोनियम, जेजुनम, इलियम। और छठवां जब आप पढ़ोगे क्या? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के 3 भाग है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ 1.5 मीटर अक्रॉस। इसके भी 3 पार्ट है आपके। पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कोलन और तीसरा पार्ट है रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। ठीक है। रेक्टम जो होता है इसको मलाशय कहते हैं, जहां पर मल आपका एकत्रित रहता है। और मलाशय का कांटेक्ट सीधा किससे होता है? एनस से होता है। तो यहां से बॉडी से बाहर आप मल को निकाल देते हो। तो देखिएगा, समझिएगा, सिस्टम समझिएगा यार। ये जो पूरा पथ है ये यहां तक का, इसको बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट्री इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 8 to 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर की एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है। और ये आपके मुख से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है? एनस तक जाता है। ठीक है। अब समझिएगा, एक एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी आपको बिल्कुल भी। देखिएगा, दोबारा से समझाता हूं। क्या समझेंगे आप कि मुख से लेके गुदा तक का जो पथ है वो पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हो। क्लियर। एलिमेंट्री कैनाल में इंटेक जो फूड का किया जाता है वो कहां से होता है बताइए? माउथ से होता है। उसके बाद वक्कल कैविटी, जिसमें दांत हैं, जीभ हैं, लार ग्रंथियां हैं। जीभ आपको टेस्ट का फील कराती है। जनरली हम टेस्ट के लिए ही खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, वही खाते हैं जो हमें खाना पसंद है। क्लियर। तो जीभ का एक बड़ा रोल है। दांतों से हम चीजों को क्या करते हैं? चबाते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, मैश करते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको डाइजेशन के योग्य बनाते हैं। क्लियर। और सैलाइवरी ग्लैंड आपका जो होती है उसको और थोड़ा सा उसको चिपचिपा बना देती। क्लियर। फिर वो फेरिंक्स जो है वहां से वो किसमें घुस जाएगा बताइए? भोजन नली में एंटर कर जाएगा। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, पाचन नहीं होता, लेकिन ये क्या करती है बताइए? ये जो फेरिंक्स है ये इसको किससे कनेक्ट करती है? स्टमक से। आमाशय जे आकृति का एक ऑर्गन है जिसके 3 पार्ट है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक छोटी आंत के किसमें खुलेगा? डूडोनियम में। दोस्तों अगर मैं छोटी आंत की बात करूं तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन, पाचन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। और पाचन की क्रिया सबसे ज्यादा के साथ साथ पाचन की समाप्ति भी यहीं पे होती है। पाचन स्टार्ट कहां से होता है? मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, बताऊंगा आपको। क्लियर। खत्म कहां हो जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में डूडोनियम में सबसे ज्यादा पाचन होता है। और पाचन के बाद जो पची हुई जो मटेरियल है उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें उनको बॉडी में अवशोषित करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। तो सबसे ज्यादा अवशोषण बताइए कौन करता है? इलियम करता है। सबसे ज्यादा अवशोषण कौन करता है? इलियम। क्यों? क्योंकि इलियम में छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिनको रसांकुर या माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई को अवशोषण की इकाइयां कहते हैं। ये जैसे ब्रश में हेयर होते हैं ना, ब्रश में हेयर्स होते हैं, ऐसे इस तरह से हेयर्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ा देते हैं, अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आसानी से जो चीजें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो सर्वाधिक अवशोषण किसमें होता है? अवशोषण इलियम में।
और पाचन सबसे ज्यादा कहां होता है दोस्तों? डुओडेनियम में होता है। अब आप कहेंगे गुरुजी कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पूरा पाचन हो गया तो बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत क्या करती है? पचाते हो ना आप चीजों को, तो उसमें जल मिलाते हो, खनिज लवण उसमें होते हैं, तो जल और मिनरल्स को बॉडी में वापस खींचने का काम, जल और खनिज लवणों को बॉडी में वापस खींचने का काम किसमें होता है बताइए? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, और जैसे ही आप जल और जो बाकी चीजों को खींच लोगे तो जो आपका मल है वो अर्ध ठोस सेमी सॉलिड हो जाएगा, और अर्ध ठोस होने के बाद उसे मलाशय में एकत्रित कर दिया जाएगा, और जब आपका मूड बनेगा तो आपको गुदा के द्वारा उसको क्या कर दोगे? बॉडी से बाहर रिलीज कर दोगे। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई बच्चों? बोलिए यस और नो में जवाब दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ये सब चीजें बताने वाला हूं, डायग्राम के थ्रू मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं। पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यस और नो, चीज समझ में आई या नहीं आई। किशन मेहरानिया, देखिए समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया? देखो मैं डायग्राम से समझाता हूं, डायग्राम से समझाता हूं। पहले आपने भोजन को खाया, खाने के बाद मुंह में उसको क्या करोगे? चबाओगे, जीभ से टेस्ट का अनुभव करोगे, लार यहां पर इसमें मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद ग्रसनी में आए आप। ग्रसनी वो जगह है आपका गले वाला पार्ट जिसमें भोजन और वायु दोनों क्रॉस होती हैं, क्लियर। ग्रसनी के बाद भोजन नली, भोजन नली आपके यहां से स्टमक तक जाएगी, आमाशय तक। आमाशय के 3 भाग है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। यहां पे आपने खाने को पचाया, पाइलोरिक में से खाना चला जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में फिर 3 भाग है, डुओडेनियम, जेजुनम, इलियम। डुओडेनियम को ग्रहणी कहते हैं, सबसे ज्यादा पाचन यहां पे होता है। पाचन के बाद धीरे धीरे इसी जगह पर आपको भोजन को अवशोषित भी करना है बॉडी में, तो डुओडेनियम में सबसे ज्यादा पाचन, इलियम में सबसे ज्यादा अवशोषण। इलियम में क्या पाए जाते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, उन रोमों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है भोजन को। अब आपने शरीर में भोजन को अवशोषित कर लिया, बचा पदार्थ बताओ क्या है? वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। उस वेस्ट में से जो बड़ी आंत है ये क्या कर लेगी? जल को वापस खींच लेगी शरीर में। जल का पुनः अवशोषण, जल का रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत ने जल वापस खींचा, और जल वापस खींचने के बाद जो मल बचा, बताओ जल निकाल लिया तो वो सूखा सूखा हो जाएगा, वो जो मल बचा वो कहां इकट्ठा हो जाएगा? मलाशय में। और मलाशय में इकट्ठा होने के बाद उसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। ये बेसिक प्रोसेस है, क्लियर। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये चीज समझाता हूं। देखिए एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए, देखिएगा, समझिए अब इस डायग्राम को। दिख पा रहा है आपको? दिख पा रहा है या नहीं? देखिए ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपके टीथ, ये आपकी जीभ, क्लियर। एपिग्लोटिस का यहां पे कोई रोल नहीं है, श्वास नली के ऊपर पाया जाता है। यहां पे सैलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्लियर। और ये आपकी है ग्रसनी, फेरिंक्स। क्या है बताइए? ग्रसनी, क्लियर। अब दोस्तों ग्रसनी में से भोजन चला, भोजन ये चला और कहां आ गया बताइए? ये आपका क्या रहा? ये जो आपने बना रखा है ये क्या है? आपका स्टमक। ये है आपका आमाशय। स्टमक के बगल में लीवर पाया जाता है, वो अभी समझाने वाला हूं आगे लीवर का क्या काम है। और ये ईसोफेगस है, आपके भोजन की नली, भोजन नली, ठीक है। दिख पा रहा है आपको? यस और नो में जवाब दीजिएगा। दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा? ठीक है, बोलिए। चलिए देखिएगा। अरे ये तो दिख गया ना, अब बढ़ जाऊं मैं आगे? यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो एक बार। ये दिखा या नहीं दिखा? दिख गया? यस, ठीक है। चलिए कोई नहीं, सिर्फ समझाना है, बाकी आपके नोट्स में डायग्राम वगैरह सब कुछ डला हुआ है, ठीक है। आपके नोट्स में सब कुछ डला हुआ है, देखिएगा भी, समझिएगा। देखो यहां ये आपका मुख है, क्लियर। अब जो आपका माउथ है वहां पे कौन कौन सी चीजें होंगी बताइए? माउथ के अंदर वक्कल कैविटी में आपके दांत होंगे, दांत के साथ आपके सैलाइवरी ग्लैंड्स होंगी, लार ग्रंथियां होंगी, और लार ग्रंथि के साथ साथ क्या होंगे? यहां पे आपकी जीभ होगी, टंग होगी। ये तो कॉमन सेंस है, क्लियर। अब जैसे ही आपने खाना खाया, बताइए ये क्या आ गई? बताइए भोजन की नली, इसको बोलते हैं ग्रास नाल, ठीक है। ग्रास नाल से आपके द्वारा खाया गया भोजन कहां आ गया बताइए? ये कौन सा पार्ट है? स्टमक। ये आमाशय है, यहां पर आ गया, ठीक है। आमाशय के 3 पार्ट हैं, पहला भाग कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, ये बिल्कुल इसी क्रम में है। अब देखिएगा, समझिएगा एक बात
कि आमाशय के बाद जो है आपकी जो छोटी आंत देखिए पीछे घुस गई और छोटी आंत कुछ इस तरह बीच में है, यूं छोटी आंत आपके बीच में पाई जाती है, क्लियर। और जो छोटी आंत है उसके बाद आपके क्या पाई जाती है, ये बड़ी आंत उसके चारों तरफ पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं एक बार आपको, इसको देखिएगा। ये आपके क्या है, यहां से यहां तक वाला पार्ट क्या बताइए, आमाशय। अब आमाशय में पचने के बाद भोजन छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत कहां है, देखिए छोटी आंत ये रही, क्लियर। अब आप एक दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि सर ये 6 मीटर की जो छोटी आंत है ये हमारी बॉडी में कैसे आती होगी, मानव तो 2-2.5 मीटर का, 1.5 मीटर 2 मीटर का होता है, तो ये इस तरह से कॉइल होती है, इस तरह से कॉइल होती है, इस तरह, ठीक है, इस तरह कॉइल होती है। और जैसे ही छोटी आंत खत्म होती है उसके बाद आपके जो है बड़ी आंत, उसके बाद आपके बड़ी आंत इसके चारों तरफ ऐसे पाई जाती है, क्लियर। ये आपके बड़ी आंत है, क्लियर, ये वाला पार्ट ये आपके बड़ी आंत है। बड़ी आंत की चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है, इसलिए सरफेस एरिया क्या है बताइए, ज्यादा। ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, क्लियर, ये वाला पार्ट क्या है बताइए, बड़ी आंत है, क्लियर। ये वाला पार्ट आपके बड़ी आंत है, ठीक है। बड़ी आंत में से ये आपका मलाशय रहा, और मलाशय में से मल किसमें चला जाता है, गुदा में, और गुदा से शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो सिस्टम क्या है आपका, सिस्टम ये है, भोजन की नली आमाशय में खुली, आमाशय छोटी आंत में खुला, छोटी आंत बड़ी आंत में खुली। अब छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, तो जैसे स्टमक का पहला पार्ट कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। छोटी आंत के 3 भाग, डुडोनियम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के 3 भाग, सीकम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम है मलाशय, जहां पे मल एकत्रित रहता है, मलाशय से बॉडी को भोजन से बाहर निकाल दिया जाता है मल को, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात यहां तक।